स्टूडेंट्स, बच्चों मैंने फैक्टर्स बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, ये ई की पावर में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन आपकी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। कि क्योंकि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो के की वैल्यू क्योंकि इंक्रीज़ करती है, इसलिए रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। ये आर्हेनियस की इक्वेशन है। आर्हेनियस ने बच्चों ये इक्वेशन दी थी के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। के जहाँ पर रेट कांस्टेंट है, ए आपका क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट है, ई आपकी पावर है जिसपे ई हम क्या कहते हैं, ई फॉर एनर्जी, ए फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, और आर आपका क्या है बच्चों, आर आपका गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। अब आगे ये प्रूव भी होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हो, रेट ऑफ द रिएक्शन, ये आपका फॉर्मूला है कि अगर के की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगा, और इस ये ई की पावर में है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज़ करेगी। अब बच्चों ये आर्सेनिक इक्वेशन है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में है। आप ये देखो कि ये देखिए ग्राफ बना हुआ है। मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या है। अब क्या है कि अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही हो, तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है या रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। इसके लिए ये देखिए बच्चों, ये ग्राफ है। ये ग्राफ हमने क्या लिया, एक एक्सेस पर लिया, और एक हमने क्या लिया आपका, देखिए वाई एक्सिस पे। ये एक देखिए एनर्जी है आपका वाई पे, और एक्स एक्सिस पे क्या है कि रिएक्शन है। अब हम ये मान लें कि अगर हम ये देखिए ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, ये हम ऐसे मान लें, ठीक है, ये ऐसे बनाया हमने, ठीक है। फिर से ये देख लीजिए कि ये हमने ऐसे ग्राफ प्लॉट किया, ये देखिए ये ले लिया हमने। अब ये क्या है, यहाँ पे हमने एनर्जी ले ली, और यहाँ पे क्या है, रिएक्शन को हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेस कितना कर रही है। अब रिएक्शन कराने के लिए हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स चाहिए, और मैंने आपको क्या कहा कि ये फॉर एग्जांपल से आप समझिए कि अगर आप सपोज चाय बना रहे हैं, ठीक है, अब चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, तभी तो चाय बनेगी। तो हम ये मान लें कि ये एनर्जी उसे चाहिए पूरी। तो जो एनर्जी उसे चाहिए, जो एनर्जी उसे रिक्वायर्ड है चाय बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये एक्टिवेशन नहीं है, ये एक्टिवेशन नहीं, क्योंकि एक्टिवेटेड एनर्जी क्या होगी कि वो क्या होगी, जिससे जितनी एनर्जी दे जिससे हमारा प्रोडक्ट बन जाए। अभी हमें सिर्फ बनाने के लिए चाहिए कितनी एनर्जी, वो हमारी क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब चाय बनाने के लिए या कोई काम करने के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होगी, और ये मान लीजिए यहाँ पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, ई आर। देखिए बच्चों जो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये एनर्जी है रिएक्टेंट की। अब क्या हुआ, ये पूरी आपकी ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये इतनी रिएक्टेंट की एनर्जी है। तो यानी आपको चाय बनाने के लिए, ये यहाँ से ये रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, तो चाय बनाने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, सिर्फ इतनी, क्योंकि रिएक्टेंट के पास इतनी अपनी एनर्जी है, और टोटल उसे क्या, इससे चाहिए कितनी बनाने के लिए, चाय इतनी। तो जितनी एनर्जी रिमेनिंग रहेगी जो कि उसे एक्टिवेट करके चाय बनाएगी, वो हो जाएगी आपकी ये एनर्जी। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। अब जैसे ही देखिए, अब जैसे ही आपका ये, जैसे ही ये देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाया, अब ये इसे मिल गई एनर्जी, ठीक है, ये इसकी क्या थी, ये रिएक्टेंट की थी, ये थ्रेशोल्ड थी। अब इसे ये एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट में देखिए कन्वर्ट हो जा रहा है। अब जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो एनर्जी आपकी होगी, ये किसकी एनर्जी होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी। ये आपकी इतनी क्या है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब क्या करना है बच्चों, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, किससे, रिएक्टेंट की एनर्जी से, देख रहे हो ना। यानी अगर सपोज हम मान लें कि ये आपने 50 जूल दी एनर्जी इसको, ठीक है, और यहाँ पे इसने यूज़, यहाँ से क्या करेगा, देखो जब बच्चों रिएक्शन होती है तो आपको पता है कि बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, और जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो क्या होगा, बॉन्ड क्या करेगा, फॉर्म होना शुरू होगा। फॉर्म होना शुरू करता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो क्या है, कम है। सपोज 50 में से 10 रह गई, 50 में से 10 ही रिलीज़ हो रही है, यानी 40 आपके पास क्या है, रिमेनिंग बची हुई है। यानी इसको हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक है। क्योंकि आप ये समझो कि हमें क्या है, एनर्जी जो है वो कम रिलीज़ हो रही है, यानी उसके पास 40 हमें उसे और देनी है, यानी एंडोथर्मिक है। इनपुट हमारा क्या है बच्चों, 40 है। तो जिसमें हम एनर्जी देते हैं रिएक्शन को करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ये क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? आप ये बता देना, अगर इससे क्लियर नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि अगर हम ये मान रहे हैं कि ये एनर्जी हमने 50 इसको दी रिएक्शन कराने के लिए और प्रोडक्ट बनने के बाद ये सिर्फ 10 ही क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो 40 क्या हो गई उसे हमें, यानी क्या है कि 40 हमें उसे और देनी पड़ेगी। 10 तो निकाल दी, 40 और देंगे तब ये रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन जो हम आपको करा रहे हैं ये इरिवर्सिबल है, मतलब ए से बी बनेगा, फिर से ये बी से ए में कन्वर्ट नहीं होगा बच्चों, ये ध्यान में रखो, ये कन्वर्ट नहीं होगा। अब ये मान के चलो कि यहाँ पे क्या है कि देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो। वो कहाँ होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। अब कहने का मतलब है कि अगर हमने 50 दे दी इसको, ठीक है, और एनर्जी क्या है आपकी 60 निकल रही है, देखिए यहाँ पे क्या है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो प्रोडक्ट की एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी बच्चों रिलीज हो रही है। तो एनर्जी देखिए ज़्यादा रिलीज हो रही है, यानी एनर्जी हमें देनी कितनी है, कम देनी पड़ेगी ना, क्योंकि 50 ही चाहिए। एनर्जी निकलती तो उसे मैंने आपको क्या बता दिया, एक्सोथर्मिक कहते हैं एनर्जी निकलने को, तो एक्सोथर्मिक है। और अगर हम टोटल डेल्टा एच की हमारी एक्सोथर्मिक है, इसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, वो अगर निकालनी है तो ई प्रोडक्ट माइनस अगर हम ई रिएक्टेंट कर देंगे तो हमारी टोटल क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चों, निकल जाती है कि कितनी हमारी एनर्जी एंथैल्पी होगी। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है कि ये बस एक ही डायरेक्शन में होगी, और हमें अगर निकालना है तो एंथैल्पी हमारे प्रोडक्ट की रिएक्टेंट से बच्चों यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे आप माइनस कर लेना, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल की समझ लो कि दो तरीके की कंडीशन है, मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। दो तरीके की कंडीशन है कि क्या है, एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा हो, और ऐसा हो सकता है कि एनर्जी प्रोडक्ट की कम हो। जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो कम होगी। जब एनर्जी कम रिलीज़ होगी यानी कि जो है वो उसे और देनी पड़ेगी, तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगी। और एंडोथर्मिक पे क्योंकि हम दे रहे हैं तो पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक में एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो जब रिलीज़ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक। अब ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ आपको क्लियर है कि नहीं, फिर ये बताना। अब नेक्स्ट में ये नीचे बच्चों देख लो कि इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि अगर हमने रिएक्टेंट लिया, ये हमारे रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और आयोडाइड, ये बीच में क्या करते हैं कि ये देखिए बॉन्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से टूटेगा, ये देखो यहाँ से ये बॉन्ड क्या है, यहाँ से टूटेगा और ये फॉर्म कर रहा है। तो जो ये कंडीशन बनती है इंटरमीडिएट, इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, एक्टिवेटेड कंपाउंड करते हैं। फिर जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, देन आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनने में इतना टाइम लगता है कि कैसे एनर्जी आपकी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी की उतनी कितनी चाहिए उसे प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। ये सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए मैं कह रही हूँ कि, और रिएक्टेंट के पास जो खुद की एनर्जी है वो ER हो जाएगी, जो प्रोडक्ट की है वो EP हो जाएगी। और हमें जैसे कि रिएक्शन को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो टोटल कितनी एनर्जी चाहिए उसके खुद के पास के अलावा, वो क्या होगी, एक्टिवेट करने के लिए। जैसे एक्टिवेट करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होगी उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे क्या है, इरिवर्सिबल है, आप देख रहे हो, ये देखो कि A B में कन्वर्ट हो रहा है और B A में कन्वर्ट हो रहा है। हम ये मान लेते हैं कि एंडोथर्मिक है, ये सेम ग्राफ होगा, बस अब ये देखो कि ये ER आपका क्या है, रिएक्टेंट की है, ये जो एनर्जी प्रोडक्ट की है, ये पूरी जो एनर्जी आपकी बीच में ये लाइन है ये आपकी थ्रेशोल्ड हो गई। और जितनी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी आपको चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए वो आपकी क्या है, ये अब ये रिएक्शन क्या है कि जैसे इसे एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, ये आपकी क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन देखिए हो रही है और ये कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट B में, ठीक है। लेकिन अब हम तो आपसे कह रहे हैं कि इस कंडीशन में देख लीजिए कि ये एंडोथर्मिक अगर मैं कहती हूँ तो आपको ये पता है कि ई जो आपकी एनर्जी है वो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आपकी रिएक्टेंट की। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपको, अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपको यहाँ से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे जाना है यानी B से A में जाना है, तो आप ये देखिए कि आपकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, आप फॉरवर्ड मान लो इसे, ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है, तो फॉरवर्ड की देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, और बैकवर्ड रिएक्शन की देखिए कम है। देख रहे हो ना बच्चों, यहाँ देखो, तो इसमें क्या होगा, अगर आपको डेल्टा H निकालना हो कि टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, तो इन द टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहाँ बच्चों आप क्या लिखोगे, डेल्टा H इज इक्वल टू ये जो आपका है EA फॉरवर्ड माइनस EA B फॉर यहाँ बैकवर्ड के लिए है। ये मत सोचिएगा कि हम B रिएक्टेंट के टर्म्स में ले रहे हैं। और मैंने आपको एंडोथर्मिक बताया था प्रीवियस में, तो यहाँ एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव, सिंपल। अब आओगे एक्सोथर्मिक, तो आपको पता है कि एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी देखो बच्चों ज़्यादा है
प्रोडक्ट की क्या है, कम है। अब फिर बैकवर्ड रिएक्शन में जाओगे तो ये रिएक्टेंट के लिए आपको पहले इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी। अब जब बैकवर्ड के लिए जाओगे तो प्रोडक्ट के लिए आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, देन ये कन्वर्ट होगा B2A में। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे E क्या है, A बैकवर्ड की ज़्यादा है किससे, फॉरवर्ड से, तो आप निकालोगे तो EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड होगा। ये ग्राफ आपको क्लियर है कि नहीं? ये ग्राफ उतना मतलब इम्पॉर्टेंट, बस इतना समझना है आपको कि एंडोथर्मिक में क्या है और एक्सोथर्मिक में क्या है। बस ये याद रखो कि एंडोथर्मिक है तो आपकी डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। और एंडोथर्मिक है मतलब एनर्जी यूज़ कर रहा है, इनपुट ज़्यादा देना पड़ रहा है, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी जो आपकी जो रिलीज़ हो रही है वो कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी आपकी क्या है, ज़्यादा है रिएक्टेंट के उसमें। लेकिन एक्सोथर्मिक तो प्रोडक्ट की कम है एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट की आपकी क्या है, ज़्यादा है। तो अलग अलग टर्म्स में आप कैसे डेल्टा एच निकालोगे ये इससे क्लियर हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि आर्हेनियस इक्वेशन देखो बच्चों, K इज इक्वल टू A e⁻ माइनस EA/RT। के बताया था कि रेट कांस्टेंट है, A आर्हेनियस कांस्टेंट है जो कि एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, जिसे हम EA को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। R आपका गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता होगी कि 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है। केल्विन के लिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपका क्या होगा, केल्विन में होगा। अब दोनों तरफ आप एल एन ले लो, दिस इज एल एन नॉट आई एन। एल एन के इज इक्वल टू एल एन A⁻E माइनस EA/RT। ये क्लियर है, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दी है, ठीक है। अब ये तो एल एन के ही रहेगा, ये एल एन ए हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में जब लॉग होता है तो मैंने कहा था कि बीच में प्लस का मार्क लगा दोगे। ये देखो बच्चों, ये आपका प्लस हो गया, देन ln और इसको आप इसकी पावर में ही रख दो, ठीक है। अब ln k इज इक्वल टू ln a। अब ये देखो मैंने बताया कि लॉग अगर बेस x हो और x की पावर a हो तो वो पावर के बराबर ही हो जाएगा। ये देखो बच्चों, ये देखो, ये क्लियर है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, e की पावर अगर कुछ भी हो, x होता e⁻ आप कर लेते, अगर ये x होता माइनस तो ये हो जाता सिंपली -x। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अब ln को जब आप लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड्स में। ये देख लो, ये हो गया आपका। देन अब इस इक्वेशन में आप 2.303 से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और log 10 बेस, पहले आपका यहाँ पे e था, अब log यहाँ पे e बेस था, अब यहाँ पे 10 बेस log 10 k इज इक्वल टू log 10 a, क्योंकि डिवाइड कर दिया हमने 2.303 से, EA/2.303 RT, ठीक है। अब क्या है कि ये आपकी कंडीशन है। ये पहले इक्वेशन आप समझ लो बच्चों कि ये इक्वेशन आपको क्लियर हो रही है कि नहीं। देन आप ये करोगे कि अगर हम ये मान लें कि आपकी दो रिएक्शंस हो रही हैं, एक समय में दो रिएक्शंस हो रही हैं, पहली रिएक्शन का टेम्परेचर T1 है, उसका रेस कांस्टेंट K1 है, और दूसरी अगर T2 है और उसका रेट कांस्टेंट K2 है, तो उसके लिए बच्चों हम कैसे निकालेंगे। ये अब सपोज कर लो कि पहले वाले रिएक्शंस के लिए K की वैल्यू क्या, K1 कर लो, A तो दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, A की वैल्यू कांस्टेंट होती है, EA/ यहाँ पे यहाँ पे हम ln के टर्म्स में लिख रहे हैं बच्चों, इसलिए 2.303 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ मत रखो 2.303, R T1 हो गया। अब ये कंडीशन हमने कर ली कि T2 जो है वो ज़्यादा है और K2, अगर T2 ज़्यादा तो आपको पता है कि T की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो K की वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा होगी। अब दूसरी के लिए ये देख लो, ये है, अब 2 - 1 कर दो, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन देखो 2 है, ये 1 है। अब इसको इसमें से माइनस कर दो तो ये देखो ln K2 माइनस ln K1, और ये EA देखिए दोनों में आपका क्या है, ln A वो तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में है, देखो बच्चों, ठीक है। अब EA/R को आप कॉमन ले सकते हो, ये करके देखो, माइनस का क्या करोगे, अगर आप माइनस कर रहे हो तो ये क्या आएगा आपका, ये देखो आपका क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये ln EA/ ये आपका क्या आ जाएगा, RT2 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये लिखोगे पहले, फिर देन ये लिखोगे, ठीक है। अब इसे ओपन करोगे तो माइनस में, लॉग में माइनस होता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, अगर लॉग हम A माइनस
log b कर दें तो ये हमारा हो जाता है log a/b। इसे हम क्या करते हैं, डिवाइड में करते हैं, तो log K2/K1 माइनस EA/RT2 प्लस ये EA/RT1। इसमें देखो फिर बच्चों ये EA/R आप क्या कर सकते हो, इसे कॉमन ले लो। जब इसे आप कॉमन ले लोगे तो ये देखो EA 1/T1 माइनस 1/T2 हो गया। और ये देखो अब इसको T1 T2 को क्या करोगे बच्चों, कॉमन ये ले लो, इसका एलसीएम ले लो, तो T1 T2 माइनस T1 हो जाएगा। फिर मैंने बोला लॉग को चेंज करोगे किसमें, ln को लॉग में, तो 2.303 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2.303 लिखोगे ऐसे करके, 2.303 लॉग K2/K1। तो ये 2.303 है बच्चों, वो नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, log K2 डिवाइडेड बाय K1 E/2.303R और T2 माइनस T1/T1 ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं कि आपको दो रिएक्शंस ऐसी दी हुई हैं जिसका रेट कांस्टेंट दिया हो, टेम्परेचर दिया हो, तो उससे आप एक, अगर कभी ये हो सकता है कि EA की वैल्यू निकालनी हो कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालिए, कभी आपका ये हो सकता है क्योंकि R की वैल्यू फिक्स है, टेम्परेचर दे दिया जाएगा तो EA निकालना होगा, या EA दे दिया जाएगा तो दोनों रेट में से कभी फॉरवर्ड K1 निकालनी होगी पहली रिएक्शंस की, और कभी आपको दूसरी रिएक्शंस की निकालनी है। तो इसमें सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे निकालना है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इसमें मैंने आपको आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में बताया था बच्चों, जिसकी ये इक्वेशन आई थी आपकी कि log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। अगर आपकी दो रिएक्शंस ऐसी दी हुई जिसके टेम्परेचर्स दिए हुए हैं और रेट कांस्टेंट दिया हुआ हो और आपकी एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई हो, तो हम ये निकाल सकते हैं कि दूसरी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, या टेम्परेचर क्या है, या आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। अब बच्चों हम इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे जिससे हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का रिलेशन क्या है। यहाँ पे देखो बच्चों, K इज इक्वल टू आपका क्या है, e EA/RT, ये आपकी क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन है। अब log K इज इक्वल टू log A ln, ये log नहीं बच्चों ln है, ln A माइनस EA/RT। इसको कन्वर्ट करना मैंने प्रीवियस में आपको बताया था कि जब बेस में करेंगे तो log 10K इज इक्वल टू log 10A माइनस EA/R 2.303 RT। अब आप लाइन की इक्वेशन दोगे, लाइन की इक्वेशन आपको क्या मैंने बताई थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो कि ये y एक्सिस पे आप क्या करोगे, log 10K रेट कांस्टेंट को लोगे, और ये आपकी यहाँ माइनस में है, mx की वैल्यू यहाँ पे माइनस में है। तो जो आपका स्लोप है, m आपका स्लोप होता है, c आपका इंटरसेप्ट होता है, और x एक्सिस पे बच्चों क्या लोगे, x एक्सिस पे आप ये देखो 1/t लोगे। ये देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 10K, x इज इक्वल टू 1/10, और c आपका इंटरसेप्ट होता है, जहाँ पे वो कट करता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट, तो वो क्या होगा, log 10A। अब हम आइए बच्चों ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो पहला ग्राफ हम log 10 वाला लेते हैं जो मैंने आपको बताया था कि देखिए एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा, log 10K, y पे 1/t। और अब इसके बीच ग्राफ जब भी प्लॉट करेंगे बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया है कि आपका जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, log 10, यहाँ से माइनस आपका स्लोप देखिए क्या है, आपका स्लोप माइनस में है, माइनस का मतलब ये डिकेइंग ग्राफ है कि डिक्रीज कर रहा है। देखो बच्चों ये डिक्रीज कर रहा है कि log 10 है, 1/t के बीच में प्लॉट करोगे तो ये आपका देखिए स्लोप है, ये मैंने लिख दिया कि ये स्लोप है, और ये डिकेइंग है, कहने का मतलब क्या है कि ये डिक्रीज कर रहा है। देख रहे हो बच्चों, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब आप दूसरा एक ग्राफ देख लो, एक मैंने आपको इक्वेशन ये वाली भी बता रखी है, ये वाली, ये ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA/RT। अब इस इक्वेशन में बच्चों y क्या ले लोगे, ln K, और x पे क्या लोगे, 1/t, यहाँ पे आपका E/R आपका स्लोप होगा, और इंटरसेप्ट क्या होगा, ln A। अब इसमें देखो ये ग्राफ प्लॉट किया मैंने, फिर देखो बच्चों स्लोप क्या आया आपका, ln K 1/t, स्लोप ये भी देखिए डिकेइंग ग्राफ है, डिकेइंग ग्राफ ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि डिकेइंग मतलब क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये जो मेन इक्वेशन आ रही है इसकी लेते हैं, K इज इक्वल टू AE माइनस EA/RT। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो x एक्सिस पे क्या रखोगे, 1/t, ठीक है, y पे क्या रखोगे, K, और आपका जो ये A है
ये जो ए है ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। यहाँ से ये शुरू किया आपने। अब देखो कि यहाँ पे ये 1/T है, कि आप ये कहोगे कि अगर हम टी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर दें, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर बेटा 1/T है, तो 1/T मतलब क्या होगा कि वो डिक्रीज़ करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, 1/T। तो अगर ये डिक्रीज़ करेगी तो क्या डिक्रीज़ करेगा, ये मैं पहले ही बता चुकी कि अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ करे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो के की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो, अगर आप t = 0 रख रहे हो तो किसी की पावर बेटा 0, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा। तो ये भी देखो, ये भी आपको डिकेइंग ग्राफ मिलेगा, ये कि ये आपका डिक्रीज़ कर रहा है। क्लियर। अब एक ही एक्सपेरिमेंटली बच्चों एक वैल्यू दी गई थी, ये आप बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में आता है कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, इफ़ टेम्परेचर स्टार्टिंग का टी है, अगर हम नेक्स्ट कोई रिएक्शन की रेट कांस्टेंट देख रहे हैं और अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज़ कर दें, कहने का मतलब देखिए T1 अगर हम 25 कर दें और T2 जस्ट 10 डिग्री बढ़ा दिया, 35 हो गया, तो आपकी जो रेट ऑफ द रेट कांस्टेंट है K2 वो जस्ट डबल हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंटली कहीं पर भी अगर ऐसे दिया हो कि आफ्टर एक्सपेरिमेंट वी हैव फाउंड दैट मैनी केमिकल रिएक्शन कि इफ़ वी इंक्रीज द 10 डिग्री टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन इज जस्ट डबल, या खुद से बस ऐसे ही टिक कर दो कि जस्ट डबल, अगर 5 है तो जस्ट डबल, आप 10 अगर किसी भी ऑप्शन में तो वो टिक कर दोगे। यहाँ पे बच्चों ये आर्हेनियस इक्वेशन आपकी ख़त्म हो रही है। देन मैं आपको रोल ऑफ कैटलिस्ट बता रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है तो ये ग्राफ देखो, कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे रिएक्शन हो रही है तो कैटलिस्ट क्या करता है, बुक में आपके लिखा हुआ है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है। अब ये देखो, मैं अगर ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ ये ऐसे, ये आपको बता रखा था कि ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है और ये आपकी रिएक्टेंट की है और ये सपोज प्रोडक्ट की मान लो, ठीक है। ये आप अपना ये ऐसे ग्राफ ले लो, ये आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है और ये आप समझ लो ये आपके प्रोडक्ट की है, ठीक है। तो अब जब आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कर रहे हो बच्चों तो ये एनर्जी नहीं, अब ये आप मान के चलो कि अगर ये आपका रास्ता है, ये आपका रास्ता है, अब क्या है कि ये बैरियर इतना ज़्यादा है कि अगर लोगों को क्रॉस करना हो तो यहाँ पे 100 में से हो सकता है कि सिर्फ 50 लोग ही क्रॉस करें। लेकिन अब अगर इस बैरियर को कम कर दो, इस बैरियर को कम कर दो, तो अगर 100 लोग थे तो अब क्या हो सकता है कि 75 क्रॉस कर जाएं। तो कहने का मतलब है कि आप उसकी जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, आपकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए चाहिए एनर्जी, अगर वो कम हो जाए, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाए तो देखो बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, अगर ये थ्रेशोल्ड कम हो जाए तो पहले क्या थी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए इतनी थी, लेकिन जैसे ही आपने ये लगा दिया कैटलिस्ट, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी पहले थ्रेशोल्ड को कम करता है जिससे कि आपकी ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है और रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो जाती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ईजिली फॉर्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, ईजिली फॉर्म हो जाता है। देखो दिया है ये ऊपर वाली विदाउट कैटलिस्ट, ये मैंने दिखाया है विदाउट कैटलिस्ट, ये विथ, और नीचे वाली क्या है आपकी विथ कैटलिस्ट। देख लो कि पहले रिएक्शंस के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए थी, थ्रेशोल्ड भी पहले इतनी चाहिए थी, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में देखो ये कम हो गई, और फिर आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी थी पहले आपकी इतनी थी और बाद में इतनी हो गई। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है जिससे कि आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑटोमेटिकली ही कम रहती है। ठीक है, ये ग्राफ बच्चों क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे लिखा है कैटलिस्ट डिक्रीज द बैरियर दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है कि केमिकल रिएक्शन कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जब थ्रेशोल्ड डिक्रीज हो जाएगी तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, और अगर आपकी ई डिक्रीज हो रही है तो आपका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन में देखो आप, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, अब मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो क्या होगा, देखो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करोगे तो मतलब कम हो रही है, लेकिन ये माइनस क्या करेगा, उसको प्लस कर देगा। मेरी बात को समझो कि एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही नेगेटिव में आ रही, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, यानी अगर ये आपकी ये डिक्रीज कर रही है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैल्यू रख के देख लो कि अगर ये डिक्रीज करते हो तो के इंक्रीज करता है, ये दिमाग में रख लेना कि टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे तो के डिक्रीज करेगा, लेकिन ई अगर डिक्रीज करोगे तो के क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये यहाँ पे देखो क्लियर हो रहा है आपको, ये यहाँ का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका काइनेटिक्स खत्म हो रहा है। आपको मैंने पिछले
एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताया, टेम्परेचर के बारे में बताया, आरएनए की एक्सप्लिकेशन के बारे में बताया, कैटेलिस्ट की प्रेजेंस का क्या इफेक्ट है ये बताया। ये लास्ट टॉपिक, अगर आप किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों आप पूछ सकते हो, ठीक है, डोंट बी हेसिटेट। लास्ट इज कोलिजन थ्योरी। अब कोलिजन क्या होता है बच्चों? कोलिजन क्या होता है? टक्कर, टकराना। हम टकराते किसी से सामने से टकरा सकते हैं, ठीक है, और किसी से साइड से टकरा सकते हैं। तो टक्कर या कोलिजन दो तरीके के होते हैं, एक इम्प्रॉपर या प्रॉपर कहिए या इफ़ेक्टिव, ठीक है। अगर बगल से निकल गया तो हमें कोई कुछ नहीं होता, लेकिन अगर सामने से आके अच्छे से तो हम गिर जाएंगे। तो कहते हैं ना, ठोका, अच्छे से ठोका, तो अगर ठोका तो फिर आप गिर गए, उसे हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। इम्प्रॉपर है कि सपोज ये आपका है, दो आप ऐसे मॉलिक्यूल ले लो, देखो, और ये आप दूसरे ही हो गए। अगर देखो यहाँ से टकरा रहा तो इन दोनों का इतनी प्रॉपर तरीके से टक्कर नहीं हो रही है, लेकिन अगर इसको आप इस तरीके से अरेंज कर दो मॉलिक्यूल्स को, तो ये देखो जब आपस में ये दोनों टकराएंगे तो प्रॉपर कोलिजन होगा। अगर इम्प्रॉपर कोलिजन टकराते हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनता है बच्चों, ये याद रख लो, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन मैंने क्या क्या, इफेक्टिव हो, अच्छे से टकराओ, धक्का मिले तो गिर जाओगे। तो वैसे ही बात है कि अगर इफेक्टिव हुआ तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही होगा, टक्कर अच्छी मिलेगी। इसके लिए आपको एग्जांपल है, मैंने सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आपको पढ़ाई थी, उसमें आपको क्या बताया था कि एल्किल हैलाइड की, ये देखो OH आ रहा है बच्चों, अगर OH आ रहा है यहाँ पे, अगर इस साइड से आके टकराए तो इस पर नेगेटिव है, इस पर नेगेटिव है, क्या करेगा? रिपेल करेगा। प्रॉपर क्या होगा? कोलिजन नहीं होगा, इम्प्रॉपर होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये क्या करे कि ये पीछे से आए, ये अगर ऐसे पीछे से आए तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लेकर के देखो निकल जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। मतलब इफेक्टिव कोलिजन होगा, प्रॉपर तरीके से आ रहा है। तो अगर प्रॉपर कोलिजन होता है तो बच्चों प्रोडक्ट बनता है, अगर प्रॉपर नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? इट इज़ कॉल्ड कोलिजन थ्योरी। कोलिजन मतलब टक्कर। नेक्स्ट आपका देखो, ये इस टाइप की इक्वेशन ही आपकी आर्हेनियस इक्वेशन पे आती है। मैंने आपको बता रखा था कि देखिए रेट कांस्टेंट की ये रिएक्शन दी हुई है, इसका देखिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू दी है, एक टेम्परेचर 270 है, 270 पे देखिए आपकी क्या है के की वैल्यू, ये है 270 पे, ये है, और जैसे ही हम क्या करते हैं 350, उसमें 4.8 है, दोनों की आपको रेट दी हुई है। व्हाट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी? आपको ई की वैल्यू निकालना है बच्चों, आपको ई की वैल्यू निकालना है। आर की वैल्यू फिक्स है, K1 की वैल्यू दी है, K2 की। न्यूमेरिकल करने से पहले बच्चों सबसे पहले जिसकी वैल्यू दी हुई हो उसको आप ऐसे राइट कर लिया करो, लिख लिया करो, देन आप सॉल्व करोगे। log 10 K2/K1 ये निकालना है। आर की वैल्यू दी है, टेम्परेचर को बच्चों केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे, 273 से ऐड कर दोगे, सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, तो 278 को ऐड करते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो ई की वैल्यू जूल में आएगी। अब जूल को आप किलो जूल में क्या करते हो? कन्वर्ट कर सकते हो, एक उसे 1000 से डिवाइड कर सकते हो। इसी टाइप के बेटा क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व कर लो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क टू मी एट द क्लास टाइम। ओके बच्चों।